कुछ समझे क्या बाबू मोशाय? नहीं, सच बोलूं तो आमियो बूझते पार्चिना, मतलब नानम पुरंदू कोल्ला मुदिया वेलाई। मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ और मैं माफ़ी मांगती भी हूँ बंगाली और तमिल भाषी के लोगों से अगर मैंने गलत उच्चारण किया हो तो। लेकिन सच कहूँ तो आरक्षण वर्सेस परिसीमन के पेज में मैं सिर्फ इतना ही समझ पाई हूँ, और वो ये है कि लड़ाई दरअसल महिला आरक्षण कब से लागू होगा इसको लेकर है ही नहीं। ये पेज तो परिसीमन का है, और परिसीमन का पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेज क्यों है इसे समझते हैं, और किसे क्या खोने का डर है परिसीमन से, कौन क्या हासिल करेगा। आज हम पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इसी पर बात करेंगे कि आखिर पेच है क्या। पर चूंकि परिसीमन की ये सियासी लड़ाई महिला आरक्षण के शैडो में लड़ी जा रही है, तो थोड़ी बात इसकी करना भी जरूरी हो जाता है, इसलिए उसकी भी करें। दरअसल दशकों पहले देश की आधी आबादी ने एक सपना संजोया था। वो सपना था पूरी भागीदारी का, वो सपना था बड़ी जिम्मेदारी का, वो सपना था फैसले लेने का, वो सपना था देश को आगे बढ़ाने में साथ निभाने का। लेकिन वो सपना परवान चढ़ने से पहले ही सियासत के दाव पेच में उलझ कर रह गया, और इस दाव पेच ने उस सपने को पूरा होने का इंतजार बढ़ा दिया। अगर आज ये संशोधन बिल पास हो जाते तो महिला आरक्षण का इंतजार खत्म हो जाता, और संसद में 33% महिलाओं की जो भागीदारी का ये सपना 2029 में पूरा हो जाता। यानी 2029 के जब लोकसभा के चुनाव होते या उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होते तो महिलाओं की 33% आरक्षण उनको मिलता, भागीदारी होती। लेकिन ये हो नहीं सका, और सच कहूँ तो सरकार को भी इसका अंदेशा था। तभी तो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहकर विपक्ष को संदेश देने की कोशिश की कि अगर ये बिल पास नहीं होगा तो उन्हें इसका राजनीतिक फायदा मिल सकता है, यहां तक कहा। फिर बिल पर लोकसभा में वोटिंग से पहले भी उन्होंने पोस्ट किया, एक चिट्ठी लिखी, भावनात्मक चिट्ठी, सभी राजनीतिक दलों के लोगों को एक संवेदनशीलता के साथ फैसले लेने की अपील की, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ये जानते थे कि उनके पास नंबर नहीं है। और फिर बिल पर वोटिंग में ये साफ भी हो गया। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे, और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं, और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। तो मेरा सवाल यह है कि जब सरकार जानती थी कि विपक्ष इस बिल को महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन करने की कोशिश मान रहा है, तो ये बिल आखिर आया ही क्यों 16, 17, 18 तारीख को, जिसके टाइमिंग पर सवाल है। तो साहब, ये है परसेप्शन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन एंड नैरेटिव्स। सो नैरेटिव की लड़ाई है, क्योंकि बात अगर एकमत होने की होती तो शायद इस पर सर्वदलीय बैठक बुला ली होती, सदन में आने से पहले सहमति बन गई होती, विपक्ष की आपत्तियों का निपटारा लोकसभा में वोटिंग से पहले ही हो गया होता। तो तभी मैं कह रही हूं कि ये परसेप्शन पॉलिटिक्स की कवायद भर बनकर रह गई है, और इसमें पक्ष विपक्ष सबके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। और जरा वो भी समझ लेते हैं कि फायदे और नुकसान क्या है, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता वही होता है।
इसलिए कोई भी राजनीतिक फैसला हो, मैं आपसे ये कहूंगी कि उसकी परत दर परत पहले समझिए, फिर फैसला लीजिए। अब सबसे पहले सरकार का फायदा समझते हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि महिला आरक्षण होता तो इस देश की आधी आबादी का सबसे ज्यादा फायदा होता। मैं ये भी कहती हूं कि जब आधी आबादी हम कहते हैं तो फिर 33% आरक्षण क्यों, आधा हिस्सा हमारा क्यों नहीं? पर चलिए, ये तो एक डिबेट का विषय है। 33% आरक्षण भी हो जाता तो सबसे ज्यादा तो महिलाओं की खुशी की बात है। सबसे पहले सरकार का फायदा समझ लीजिए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से पहले आए इस बिल पर नंबर गेम में बेशक सरकार पिछड़ गई है, लेकिन तात्कालिक परसेप्शन देने में उसे कामयाबी मिल गई है कि विपक्ष नहीं चाहता कि महिला को 33% आरक्षण जल्द मिले, और बीजेपी इस परसेप्शन को पुख्ता कर बंगाल और तमिलनाडु के महिला वोटर्स को अपने पाले में लाने की पुरजोर कोशिश करेगी। और तमिलनाडु की पॉलिटिक्स अलग है तो कम से कम बंगाल की महिलाओं की तो तमिलनाडु में स्टालिन ने एक अलग नैरेटिव परसेप्शन बनाया है। तो यह है बीजेपी का शॉर्ट टर्म फायदा। जहां तक बात विपक्ष की है तो विपक्ष के नजरिए से इसमें लॉन्ग टर्म फायदा नजर आ रहा है। वो क्या है, अब ये भी समझ लीजिए, और ये समझने के लिए विपक्ष के विरोध को समझना पड़ेगा। और राहुल गांधी समेत विपक्ष के सभी नेताओं ने लोकसभा में अपने अपने भाषण में दो टूक कह दिया कि वो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। सरकार जो इसके बहाने परिसीमन की कोशिश कर रही है, विरोध दरअसल उस बात का है। विपक्ष का दावा है कि परिसीमन को सरकार एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, और एक ऐसा हथियार जिसकी मदद से बीजेपी देश के उन हिस्सों में अपने वोटर्स बढ़ाने की कोशिश करेगी जहां विपक्ष का वोट बैंक मजबूत है, और इसके लिए परिसीमन कर जनसंख्या का कॉकटेल बनेगा और विपक्ष के वोटर्स को वहां अल्पसंख्यक बना दिया जाए। विपक्ष को डर इस बात का है कि बीजेपी परिसीमन के नाम पर उन इलाकों की सीटों की संख्या बढ़ा देगी जहां विपक्ष बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहा, जबकि बीजेपी ये समझ रही है कि परिसीमन में किसी राज्य के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और ये बात प्रधानमंत्री ने हाउस में कही है, कहा है कि वादा ले लो, लिखवा लो, और तमिल में कोई शब्द है तो भी बता दो। उत्तर हो या दक्षिण, सभी का 50% सीटें बढ़ेंगी, इसलिए कोई नॉर्थ और साउथ की कोई लड़ाई नहीं है, भेदभाव नहीं है। लेकिन विपक्ष को डर था कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर की सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और वहां बीजेपी का वोट बैंक मजबूत है, जबकि अमित शाह ने साफ कर दिया कि सभी राज्यों में 50% सीटें बढ़ेंगी। इसीलिए महिला आरक्षण बिल और इसके पीछे के पूरे प्रोसेस को लेकर देश भर में अलग अलग नैरेटिव है और अलग अलग कंफ्यूजन है। गृह मंत्री ने संसद में जो आंकड़े दिए उसको समझने की जरूरत है। उसके मुताबिक कर्नाटक में 28 सांसद हैं, 28 लोकसभा सीटें हैं, वो 50% जब बढ़ेंगी तो 42 सीटें हो जाएंगी, जिससे लोकसभा में उनका जो योगदान था वो पहले था 5.15, वो घटकर हो जाएगा 5.14, इतना % हो जाएगा। लेकिन आंध्रा में 13 सीटें बढ़ते हुए योगदान 0.05% बढ़ जाएगा। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 50% बढ़ेंगी तो 26 सीटें हो जाएंगी। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, वो बढ़कर 59 सीट हो जाएंगी। केरलम में भी 20 से बढ़कर 30 सीटें हो जाएंगी। इसका कुल जोड़ ये है कि जिस दक्षिण भारत में 129 सांसद आते थे, वहां से 50% बढ़ने के बाद 195 सांसद चुनकर आएंगे। अनुपात % वही है, और इस व्यवस्था यानी 816 सांसद वाली विधानसभा में दक्षिण भारत का कुल योगदान 23.76% से बढ़कर 23.87% होगा, यानी लगभग सेम। इसलिए जो नैरेटिव है विपक्ष का कि दक्षिण के साथ गलत हो रहा है, ये नैरेटिव यहां फेल हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बदलाव हर राज्य की सीट में 50% सीट बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये बात अलग है कि विपक्ष कह रहा है कि इसको क्लैरिटी के साथ बिल में नहीं आया है, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल दिया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। अब उदाहरण के लिए सियासत के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को ले लेते हैं, वहां भी 50% बढ़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में आज 80 लोकसभा सीटें हैं,
वहां जब 50% बढ़ेगा तो वो हो जाएंगी 80 + 40 यानी 120 सीटें। तो लगभग यही हिसाब हर राज्य का होगा। मतलब दक्षिण के साथ भेदभाव वाला तर्क हवा हवाई है। उत्तर हो या दक्षिण, हर जगह एक ही पैमाने पर सीटों की संख्या में इजाफा होगा। और वैसे भी संविधान का अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 कहता है कि हर राज्य की सीटों का आवंटन ऐसा होना चाहिए कि जनसंख्या और सीटों का अनुपात सभी राज्यों के लगभग एक समान हो। इस हिसाब से सरकार लगभग 50% सीटें बढ़ा रही है। एग्जैक्ट 50% सीटें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सब जगह बढ़ा रही है। अभी उत्तर भारत में देश की 31% आबादी रहती है और लोकसभा सीटों में उसकी हिस्सेदारी 28% है। दक्षिण भारत के राज्यों में देश की 20% आबादी रहती है और लोकसभा में दक्षिण की हिस्सेदारी 24% है। दक्षिण भारत के राज्यों में जहां 129 सीटें हैं वहां 195 सीटें हो जाएंगी, यानी इस परिसीमन से उत्तर के अनुपात में दक्षिण की सीटें उतनी रहेंगी जितनी पहले थीं। इसके बावजूद इस परिसीमन पर उठते सवाल ने संसद में महिला आरक्षण के हाईवे पर ब्रेक लगा दिया, क्योंकि उनका तर्क यह है कि परिसीमन ये होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसका डिमार्केशन करना। विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि उस डिमार्केशन के माध्यम से आप अपने वोट बैंक के लिहाज से डिमार्केशन करेंगे। उदाहरण दिया उन्होंने असम का। उनका फिर यह आरोप है कि परिसीमन असली ही इसके पीछे की आइडियोलॉजी है महिला आरक्षण के सामने। तो वो ये कह रहे हैं कि आप परिसीमन ऐसा करेंगे कि बीजेपी का वोट बैंक हावी हो जाएगा और हमारा वोट बैंक कमजोर हो जाएगा, तितर बितर हो जाएगा। ये आरोप लगा रही। तो असल लड़ाई परिसीमन की। लेकिन प्रकृति का नियम कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन तो हो गया, इसका रिएक्शन भी होगा, नैरेटिव वाला। और रिएक्शन होंगे दो तरह के, एक जो फौरन दिखेगा और दूसरा जो आने वाले दिनों में धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। सबसे पहले बात, इस पूरे डेवलपमेंट के बाद आने वाले कुछ दिनों में क्या असर होगा उसकी कर लेते हैं। और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले ये स्पेशल सत्र बुलाया है सरकार। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ महिला वोटर बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ा फैक्टर तो है ही, साथ में उनका राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन, दे आर वेरी अवेयर कि उसका सीधा इम्पैक्ट जाएगा। तो पिछले 5 साल चुनाव में औसत बताते हैं, जो पिछले 5 सालों के चुनाव है वो ये एवरेज बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की जड़ों में पैर जमाए टीएमसी ने 28% से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दिया था, जो सबसे ज़्यादा है। और वहाँ दूसरी बड़ी पार्टी जो है सीपीएम ने 11% से ज़्यादा महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस बार हो रहे चुनाव में बीजेपी जब जाएगी और मुद्दा महिला आरक्षण का उठेगा तो बीजेपी के पास ये कहने के लिए होगा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन परिसीमन के नाम पर अड़ंगा लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि विपक्ष ही था। दूसरी तरफ कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। लेकिन बात मजे की यह है कि पश्चिम बंगाल में वो अपना कोई बहुत बड़ा चुनावी फैक्टर देख ही नहीं रहा। पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस को शायद ही अपना कोई मजबूत आधार दिख रहा हो। एक मालदा, दिनाजपुर छोड़ दिया जाए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं। तो कांग्रेस इस नुकसान को भी उठाने के लिए तैयार है और इस बात पर रिलैक्स हो सकती है कि उसके वोट बैंक को कम से कम अभी तो नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये हो गई शॉर्ट टर्म फायदे नुकसान की बात। लेकिन पुरानी कहावत है कि अ लाई कैन ट्रैवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड while the truth is putting on its shoes। इसका मतलब ये है कि झूठ की रफ्तार सच से कहीं ज़्यादा होती है और सबसे बड़ा सच ये है कि भारत की जनसंख्या में 48% से ज़्यादा ही हिस्सेदारी रखने वाली महिलाएं आज लोकसभा में केवल 14% हैं। 78, 543 में से 78 महिलाएं हैं। ये गैप हमें बताता है कि राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना ज़रूरी है। वैसे तो मैं मानती हूँ कि आरक्षण क्या होता है। देश की आधी आबादी है, मजबूत है, आरक्षण की जरूरत थी नहीं, ऑटोमेटिकली स्वतः ही पॉलिटिकल पार्टियों को देना चाहिए टिकट। पर चलिए आरक्षण के बहाने ही सही। पर यहाँ इस गैप से ज़्यादा फाइट परसेप्शन की है, जिसकी गूंज 2029 के चुनाव में भी सुनी जाएगी। तो मैंने अभी तक आपको शॉर्ट टर्म बताया कि बंगाल चुनाव या फिर तमिलनाडु चुनाव में क्या होगा, लेकिन बिल पास हो जाता है या नहीं होता
दोनों केसेस में ये गूंज 2029 की है, लार्जर पर्सपेक्टिव है। तो बीजेपी गांव-गांव, गली-गली जाकर ये ढिंडोरा पीटेगी कि विपक्ष महिला विरोधी है। हम आपको आपका दर्जा दे रहे थे लेकिन विपक्ष ने हाथ रोक लिए, तो इस बार हमें और मजबूती से आप वोट दीजिए जिससे कि हम अगली बार विपक्ष को साथ लेने की हमें जरूरत ना हो। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष, आपको याद होगा 2024 के चुनाव में क्या कह रहा था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी आबादी। आपको याद होगा ओबीसी की लड़ाई, पिछड़े की लड़ाई। तो 2029 में भी वो ये लड़ाई लेकर आएगा। 24 की तरह सरकार को ओबीसी दलित विरोधी साबित करने की कोशिश कि अगर 2026 के बाद वाला जनगणना, जाति जनगणना होता, फिर महिला आरक्षण होता, तो आज ओबीसी को भी जगह मिलती। तो सरकार पिछड़े वर्ग, ओबीसी वर्ग की दुश्मन है। और इस परसेप्शन फाइट में जीत हार चाहे किसी की भी हो, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आपने और हमने उठाया। सबसे बड़ा नुकसान महिलाओं का हुआ। एक बार फिर 27 साल में सहमति नहीं बनी। अच्छा, मैं ऑनेस्टली जमीन पे एक बात बताऊं आपको, चाहे पॉलिटिकल गलियारों में, चाहे यहां, ज्यादातर कहीं पे भी बहुत ज्यादा सहज है नहीं पुरुष महिलाओं को सीट देने के लिए। क्योंकि जब लॉटरी खुलेगी, अगर ये बिल पास हो जाता तो लॉटरी होती और ना जाने किसी की सीट महिला आरक्षित हो जाती। तो कुछ बहुत ज़्यादा उत्साह था नहीं पॉलिटिकल गलियारों में, ज़्यादातर लोगों में। लेकिन फिर भी इस बिल को लाने की ज़रूरत थी, इस बिल को पास कराने की ज़रूरत थी, चाहे इसके पीछे के कितने भी फैक्टर्स हों। ये बदलाव कल अगर हो रहा है तो देर है, ये जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। और अब देश के भविष्य के निर्माण में हिस्सेदार बनने के लिए हमें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक महिला पत्रकार होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहूंगी, फॉर अस वेट इजंट इट ओवर। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।